बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की ओर से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की है और कक्षा 8 के लिए है। और इसका टॉपिक है व्यापार से साम्राज्य तक या फ्रॉम टेरर टू टेरिटरीज। और ये जो टॉपिक है ये हिस्ट्री की बुक का है और 25 अगस्त 2021 को इसको जारी किया गया है, इस वर्कशीट को। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इस वर्कशीट में क्या बताया गया है इस टॉपिक से रिलेटेड। कि कंपनी की फौज, कंपनी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज़ अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे। अंग्रेज़ जो थे उस टाइम, अब जो उनकी सेना थी उसको सिपाही या सिपाही कहते थे। जहां मुग़ल फ़ौज मुख्य रूप से घोड़ासवार और पैदल सेना थी, जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण कहते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। वहीं ब्रिटिश सेना में सिपाही मास्केट पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक ना, मास्केट किसे कहते हैं? जो पैदल जो सैनिक होते थे उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो बंदूक होती थी, भारी बंदूक, उसको मास्केट कहा जाता था। और मैचलॉक, दो चीज़ें हैं ना यहाँ, मास्केट और मैचलॉक। मैचलॉक है बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक। यहाँ दो चीज़ें हमने पढ़ी, मास्केट और मैचलॉक। मास्केट वो जो पैदल सैनिक होते थे, उनको वो जो भारी बंदूक इस्तेमाल करते थे उसको मास्केट कहा गया। और मैचलॉक बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक, उसको कहा जाता था। इस मैचलॉक से लैस होते थे। दोनों फौजों के बीच मुख्यतः ये अंतर है, ये जो अभी हम नीचे हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे 4 अंतर बताए गए हैं मुग़ल फ़ौज के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज के बीच के अंदर। पहला अंतर है नंबर 1 के मुख्य रूप से सवार प्रशिक्षित घोड़ासवार, मतलब इनको ट्रेन किया हुआ होता था, और ये पैदल सैनिक होते थे मुग़ल फ़ौज के अंदर। और अगर ब्रिटिश इंडिया कंपनी की फ़ौज का अगर हम देखें तो अधिकतर पैदल सेना होती थी। दूसरा अंतर है कि सवारों का दबदबा होता था और पैदल सैनिक कम होते थे। यहाँ पे कि सवारों की कम संख्या होती थी और पैदल सैनिक जो हैं वो अधिक होते थे। इधर जो मुग़ल फ़ौज है उसमें पैदल सैनिक कम होते थे, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज होती थी उसमें पैदल सैनिक ज़्यादा होते थे। कुछ तीसरा अंतर है तीरंदाजी और तलवारबाजी से निपुण सेना होती थी ये। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फ़ौज में जो सैनिक होते थे वो बंदूक चलाने में निपुण होते थे। आखिरी जो अंतर है बताया इन्होंने नंबर 4 कि विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं होती थी। आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सशस्त्र किसान भी सैनिक होते थे इसके अंदर, मुग़ल फ़ौज के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी की फ़ौज और मुग़ल फ़ौज। इसका जो हम चौथा अंतर हम देख रहे हैं कि सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास और अनुशासन, पेशेवर और प्रशिक्षित सेना होती थी, ट्रेन किए हुए होते थे। तो बच्चों ये थे 4 अंतर किसके बीच में? मुग़ल फ़ौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज के बीच में। अब आगे देखते हैं हम। अनुशासित मतलब डिसिप्लिन के अंदर अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज़ कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही ना, किसी न किसी समुदाय से उनका संबंध होता था। अपनी जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, ये 1857 के विद्रोह में, मतलब जो 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसमें स्पष्ट झलकता है, मतलब क्लियर तौर पर हम देख सकते हैं अगर उसके बारे में हम अध्ययन करें।
व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के, जैसे कि चैप्टर का नाम है ना, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज या व्यापार से साम्राज्य तक, पार्ट्स के सारांश के रूप में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप टेक्नोलॉजी कहेंगे टेक्नोलॉजी को, के आने से ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस और तेज हो गया। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था। उस टाइम में जो है कितना टाइम लगता था, 6 से 8 महीने का समय लगता था। अब केवल 3 हफ्तों में जहाज़ की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था। पहले लगते थे 6 से 8 महीने और अब लगते थे, जिस टाइम की हम ये बात कर रहे हैं, केवल 3 हफ्ते से जहाज़ जो है यात्रा करके भारत पहुंच सकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 या 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग मतलब ज़मीन और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। ये अंग्रेज़ आए तो थे व्यापार के लिए, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जो है इन्होंने कंपनी का जो है सीधा शासन स्थापित हो गया। देश के शेष भाग मतलब जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष मतलब अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट प्रभाव था। सरकार व्यवहारिक स्तर पर इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। बच्चे देखते हैं कि इस वर्कशीट से संबंधित कौन से क्वेश्चन मालूम किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मुगल फौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में कोई 2 अंतर लिखिए। जैसे यहाँ पर अभी अच्छे से आपको 4 जो अंतर थे वो बताए गए। ये जो 4 अंतर है इनमें से आप कोई भी 2 अंतर लिख सकते हैं और चाहें तो आप चारों अंतर लिख सकते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी, है ना। भारतीय जो जनता थी कंपनी के लिए सिपाही के रूप में जो है काम करती थी। तो ये रीज़न पूछ रहा है कि वो कंपनी के लिए काम क्यों करती थी सिपाही के रूप में। तो बच्चे इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में जो है व्यवसाय की कमी थी, व्यवसाय नहीं था लोगों के पास, क्योंकि सारे उसके ऊपर जो है कंपनी ने अपना नियंत्रण कर लिया था। तो पहला जो है पॉइंट ये हो सकता है कि व्यवसाय के लिए उन्होंने कंपनी के लिए काम करना शुरू करा, क्योंकि उस समय व्यवसाय नहीं था। और जब वो कंपनी के लिए काम करते थे तो उनको उसकी तनख्वाह दी जाती थी और फिर इनको प्रशिक्षित किया जाता था, ट्रेन किया जाता था। और इसके अलावा भी बहुत सी फैसिलिटीज़ इनको दी जाती थी, बहुत सारी सुविधाएं इनको दी जाती थी। इसलिए भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम करती थी। तो इसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्केट और मैच लॉक क्या थे। ये भी अभी यहाँ पर आंसर जो है डिस्कस किया गया है। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ब्रिटिश सेना के में सिपाही मास्केट पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक, है ना, इसको हम जो है मास्केट में लिख सकते हैं। और जैसे अभी मैच लॉक बताया कि बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक, इसको हम मैच लॉक कहते हैं। मतलब मास्केट वो पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक और मैच लॉक बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक। ये तो इसके दोनों का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो बच्चों आपके ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपके समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है इस वर्कशीट को समझते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर आप लिख लेंगे। थैंक यू।